आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर भोजपुर से, जो बड़ी खबर है, मोबाइल लूट के दौरान गोली मारे जाने की खबर है। लुटेरों ने एक युवक को गोली मारी है। संदेश थाना क्षेत्र के पांडेपुर की घटना है। 2 की संख्या में अपराधी थे और स्थानीय लोगों ने उस युवक को अस्पताल पहुंचाया है और डॉक्टरों ने पीठ से गोली निकाल दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लुटेरों ने एक युवक को गोली मारी और हालांकि युवक की पीठ से गोली निकाल ली गई है। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया था और संदेश थाना क्षेत्र के पांडेपुर की घटना है। अपराधियों की संख्या 2 थी जिन्होंने गोली चलाई थी। नालंदा से बड़ी खबर है। करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बिजली ऑफिस में जमकर बवाल काटा है और विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। तो मौत पर बवाल। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई थी और इसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए, लोगों की भीड़ लग गई और स्थानीय लोगों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और बिजली ऑफिस में ही जाकर जमकर बवाल काटा है। बांका पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए छोटे और बड़े अवैध हथियार के साथ कई मशीन की बरामदगी की है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कटोरिया थाने के कोहका गांव स्थित एक घर से हुआ है, जहां पुलिस को प्रकाश यादव के घर में मिनी गन फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर हथियारों की बरामदगी की, लेकिन इस दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश अपने सहयोगियों के साथ भाग निकलने में कामयाब रहा। पुलिस अब आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नालंदा से बड़ी खबर है। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दीपनगर थाना क्षेत्र के शेखोपुर की घटना है। 4 की संख्या में अपराधी आए थे और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और 4 की संख्या बताई जा रही है अपराधियों की। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां एसबीआई एटीएम में आग से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। एसबीआई का एटीएम था और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति रही। अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना है। करीब 45 मिनट तक ये प्रयास जारी रहा आग को बुझाने का और आखिरकार आग को बुझा लिया गया और कारण बताया जा रहा है कि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। और बांका से बड़ी खबर यह है कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या कर दी गई है। पैसे लेकर घर लौट रहे थे संचालक। बंधुआ कुरावा के नावाडीह की यह घटना है। गोली मारकर सारे पैसे लूटे गए हैं। मौके से पिस्टल और खोखा बरामद किया गया है और घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सीएसपी संचालक को निशाना अपराधियों ने बनाया। पैसे लेकर वो घर आ रहे थे और इसी बीच अपराधियों ने गोली मारी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में जहां वर्चस्व की लड़ाई में गोली चली है और इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। एक 8 साल के बच्चे की गोलीबारी में घायल होने की सूचना है। डॉक्टरों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया और बताया जा रहा है कि छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। भागलपुर के नवगछिया में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। नवगछिया के पौष इलाके में लगी आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी के दौरान ही एक रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग और भड़क गई। घटना की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। छोड़वा कथी ले चल गेलो ने।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शराबबंदी कानून के बाद शराब की खपत में कमी को लेकर कोई डेटा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि क्या उन्होंने कोई अध्ययन किया है या उनके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जिससे पता चल जाए कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब की खपत में कमी आई है या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो शराबबंदी कानून के लिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि बिहार से जमानत अर्जी के मामलों का बड़ा हिस्सा शराबबंदी कानून से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने मधुबनी के अनिल कुमार को अग्रिम जमानत देने पर सवाल उठाया है। अनिल कुमार को कथित तौर पर 2015 में अपनी कार में 25 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को धार देने की कोशिशें नीतीश कुमार ने तेज कर दी। अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। विपक्ष को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ बेहतर विकल्प देने की रणनीति पर मंथन की ये तस्वीर बताती है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की मुलाकात कितनी अहम है। दिल्ली दौरे पर गए नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी यादव और ललन सिंह के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करना ही एकमात्र मकसद है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे। इस अहम बैठक में नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष की नींव जरूरी है। वैसे जेडीयू और आरजेडी के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका यूपीए में और बढ़े। सूत्रों की माने तो नीतीश को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां वे तेजस्वी की बेटी और पत्नी से मुलाकात की। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर मंगलवार की शाम ही पहुंच चुके थे। अपने 4 दिवसीय दौरे पर नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश में सीएम नीतीश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इससे पहले नीतीश कुमार आज कांग्रेस अध्यक्ष से भी मिले थे, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर खाका तैयार किया गया। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद कहा कि अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश पर भरोसा जताया और कहा कि वे उनके साथ खड़े हैं।
अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही बुलेट दागे हैं और इतनी हलचल है। पदयात्रा तो पहला बुलेट है और ऐसा 10 बुलेट दागेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या खिसक गया। हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई नहीं हारा। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। अभी आपको लग रहा है हम गाड़ी से घूम रहे थे तो लोग कह रहे हैं अभी तो इसे घूम रहे हैं, क्या होगा इससे। जब पैदल चलना शुरू किए तो लोग ये बता रहा है कि अच्छा जब पदयात्रा में तो भैया बहुत चर्चा है, पदयात्रा के बाद क्या होगा। तो भाई मेरे अभी एक ही बुलेट दागे और इतनी हलचल है। अभी पदयात्रा तो पहला बुलेट है, ऐसा 10 को बुलेट दागेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या गया और किसी को नहीं पता चलेगा। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से नीतीश की मुलाकात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तंज कसा है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में नीतीश बाबू, आजकल दिल्ली में नीतीश बाबू के पैर थिरक रहे हैं। कल आरजेडी सुप्रीमो श्रीमान लालू जी की शरण में और आज कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमान राहुल गांधी जी के बगल में। बहुत आनंद आ रहा है ना नीतीश बाबू। नीतीश बाबू अब आप नारा लगवाइए, कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद, वंशवाद जिंदाबाद, परिवारवाद जिंदाबाद। आप धन्य हैं नीतीश बाबू, आपको शत शत नमन। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लेकर जहां नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं, वहीं अब भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने इस नियमावली पर सवाल उठाए। संदीप सौरभ ने अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें समर्थन दिया है और कहा है कि उनके हर आंदोलन में वे उनके साथ हैं। संदीप सौरभ से बातचीत की रजनीश कुमार ने। बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन बहाली को लेकर संग्राम लगातार जारी है। ऐसे में हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं, ये भी इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है कि कैसी नियमावली है ये? देखिए, नियमावली में कई सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो, वेतनमान बेहतर हो इनका और डोमिसाइल लागू हो। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे जो चीजें ऐड कर दी गई नियमावली के भीतर वो था एग्जाम। अब 4 साल जो बच्चे एग्जाम माने नियोजन की इंतजार में बैठे हुए थे और लंबे समय से संघर्ष चला, अचानक से उनको एग्जाम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड लोगों को लग रहा है। हमें लगता है कि सरकार को पहले जितने स्टेक होल्डर्स थे, वो चाहे पूर्व से जो शिक्षक हैं वो हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सबसे एक बार बात करनी चाहिए थी। बाकी जो सरकार कह रही कि हम क्वालिटी पे फोकस करके ये लाए हैं, तब भी ये नियोजन माने ये नियमावली आने के बाद भी कई लेवल पे कंफ्यूजन दिख रहा है लोगों को। ये कहा जा रहा है कि विधायक संदीप सौरभ जी जो शिक्षक अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं या जो शिक्षक संघ अभी विरोध कर रहे हैं उनके समर्थन में है। निश्चित तौर से हम उनके समर्थन में हैं, उनका कंसर्न जो है वो जायज है। अब थे भाकपा माले की विधायक और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, शिक्षक संघ ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में संदीप सौरभ उनके साथ हैं और 13 अप्रैल के साथ साथ 15 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में भी शामिल होंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति बनेगी कि आखिर जो नई नियमावली बनी है उसको लेकर किस तरह का आंदोलन होगा। और संदीप सौरभ ने साफ कहा है, गुणात्मक शिक्षा को लेकर हमें जिस तरह का विरोध करना पड़ेगा हम करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। साइबर अपराधी बिहार में किस तरह से एक्टिव हैं, इसके नमूने समय समय पर देखने को मिलते हैं। बिहार पुलिस ने ऐसे ही साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां आप सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक आंकड़े पर नजर डालें तो रोजाना करीब 900 के करीब साइबर ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। बिहार पुलिस ऐसे ही अपराधियों से निपटने के लिए कमर कसे हुए है।
बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार हो रही थी, लगातार लोगों के साथ पैसे ठगी के घटनाएं हो रही थी, जिसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने साइबर यूनिट का गठन किया। और आपको हम बताते चले कि ये साइबर यूनिट जो है वो 24/7 काम कर रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए जो पुलिसकर्मी हैं ये कॉल सेंटर में वो लगातार एक एक कॉल को अटेंड करते हैं। जिनके साथ भी साइबर की ठगी होती है वो यहाँ पे 1930 पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो जो बताते चले कि हाल ही में एडीजी पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत जानकारी साइबर यूनिट के बारे में बताया है। डायल 1930 के बारे में बताया है कि मार्च महीने में तकरीबन 2,12,00,000 रुपए की अवैध निकासी जो हुई थी उसे बरामद किया। इस यूनिट के जो बैठे हुए पुलिसकर्मी हैं इनकी तत्परता के कारण, इस यूनिट के कारण जो है लोगों के पैसे जो अवैध तरीके से निकासी की गई थी वो रिकवर न सिर्फ की गई बल्कि वैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो साइबर ठगी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एंट्री होती है। यहाँ पहले इस फोन पे कॉल आता है, कॉल रिसीव करते हैं पुलिसकर्मी और उसके बाद उसके सारी डिटेल यहाँ पे किस डेट कौन सा है और कंप्लेन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कौन शख्स जो है वो कौन कॉल कर रहे हैं। और ये CPP यानी कि साइबर पुलिस पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जाती है और उसके बाद उसका निदान किया जाता है। बताते ये भी चले कि ये जो साइबर यूनिट है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत भी संचालित हो रहा है। और यहाँ देखिए एक अलग से साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत यहाँ कर सकते हैं कि दर्ज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिकायत है, आप 1930 पे संपर्क आपने नहीं किया तो यहाँ आकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये भी 24 आवर यहाँ पे पदाधिकारी बैठे होते हैं। तो एक शख्स भी यहाँ आए हैं जिनके साथ कुछ घटना हुई है। क्या है हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। क्या हुआ जितेंद्र? ऑनलाइन मेरा क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया है 90,000 का। कब हुआ है? वो पिछले 10 तारीख को। जी हमने कंप्लेन किया है, वो कस्टमर केयर को भी किया है और यहाँ साइबर क्राइम को भी किया है। तो उसमें साइबर क्राइम से हमको थोड़ा हेल्प मिला है इसलिए कि थाना में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के विभिन्न इलाकों और गांवों में इन दिनों चैता गायन का आयोजन हो रहा है। चैत महीने में फसल की कटाई शुरू से ही होने वाले चैता गायन लोकगीत की समृद्ध परंपरा का एक अभिन्न अंग है। चैत महीना भगवान श्री राम के जन्म का महीना है, इसलिए चैता गीत हर पंक्ति के बाद अक्सर राम शब्द लगाते हैं इसमें और इन गीतों के जरिए लोग अपने आराध्य को सुमरन करते हैं। लेकिन बदलते दौर में चैता अपनी पुरानी पहचान खोता जा रहा है। उसकी जगह नचनिया और ठुमके लेते जा रहे हैं। छपरा के रिविलगंज में हुए एक चैता गीत आयोजन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां चैता कार्यक्रम में चैता कम, नचनिया के ठुमके ज्यादा दिखे।